Dear students, I am Yavar Abbas. I hope you all will be fine. Today we start 9th class computer unit 1 problem solving को हम कंटिन्यू करेंगे. लास्ट टॉपिक ऑफ द यूनिट हमारे पास है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर्स एंड करेक्शंस. कि हमने लास्ट जितने एल्गोरिथम जितने फ्लो चार्ट्स पढ़े हैं उसमें हमने टेस्टिंग भी की उनकी और उसमें डिफरेंट किस्म के एरर्स आते हैं. ठीक है, अब आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपने अपने एल्गोरिथम्स के अंदर किस तरह एरर्स को आइडेंटिफाई करना है और उनकी करेक्शन करनी है और उसके लिए ट्रेस टेबल यूज होता है, वो भी हम इसी टॉपिक के साथ पढ़ेंगे. ठीक है, तो अगर आप देखें कि एक ऐसा एरर होता है, लॉजिकल एरर का ऐसा एरर होता है कि जिसको फाइंड आउट करना मुश्किल होता है. क्यों? क्योंकि आपके एल्गोरिथम अकॉर्डिंग टू आपके यानी कि सिनेरियो के अकॉर्डिंग चल रहा होता है, लेकिन आंसर जो है वो आपके रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग वो देता नहीं है. यानी कि जो आपको आंसर चाहिए वो नहीं मिल रहा, लेकिन एल्गोरिथम बिल्कुल ओके चल रहा है. आपको समझ नहीं आ रही होती कि इसमें गलती क्या है, कि इसमें क्या एरर आ रहा है, और वो लॉजिकल एरर होता है. आपने कहीं ना कहीं कोई साइन गलत लगा दिया होता है, आपने कहीं ना कहीं कोई वैल्यू गलत दे दी होती है, आपकी अपनी गलती होती है. आप कोई लॉजिक गलत यूज कर रहे हैं, आप कोई फार्मूला गलत यूज कर रहे हैं, आप कोई साइन गलत लगा रहे हैं, तो उसमें फिर वो चलता तो ठीक है, आपका एल्गोरिथम वर्किंग कर रहा होता है, लेकिन आपका आंसर जो है आपका मैच नहीं कर रहा होता. तो आज का जो टॉपिक है वो इसी पे है कि हम किस तरह एरर्स को आइडेंटिफाई करते हैं और किस तरह एरर्स को करेक्ट करते हैं बाय यूजिंग ट्रेस टेबल. तो इट्स इंपॉर्टेंट लेक्चर्स टुडे. आपने कंसंट्रेशन के साथ इसको सुनना है और आपकी बुक की एग्जांपल को ही लेके मैं चलूंगा. आपकी बुक में एक एल्गोरिथम दिया हुआ, उससे सारा आपको ये एक्सप्लेन किया हुआ है, तो हम उसी एल्गोरिथम को लेके चलते हैं. यहाँ पे पास एल्गोरिथम नजर आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग हम सारा काम करेंगे. आपकी बुक वाली एग्जांपल और एल्गोरिथम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस एल्गोरिथम के बारे में थोड़ा सा सिनेरियो समझा देता हूँ. जैसे पीछे जितने भी एल्गोरिथम के फ्लो चार्ट हमने किए, मैंने आपको उसका सिनेरियो, क्योंकि जब सिनेरियो समझ आ जाए कि एल्गोरिथम ने करना क्या है, कैसे आउटपुट देना है, कैसे चलना है, किस काम के लिए है, तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी. तो
बेस टेबल है आपके पास नजर आ रहा है, टेबल बना हुआ है, इसमें किस तरह काम करते हैं, किस तरह इसको लिखते हैं, किस तरह बनाते हैं। सबसे पहले आपने स्टेप्स लिखने हैं, जो जो स्टेप्स आप परफॉर्म कर रहे हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5। अब स्टेप 4 स्टेप 5 क्यों इंप्लीमेंट हो रहा है, क्योंकि आप देखते हैं ये और स्टूडेंट्स से तो 8 टाइम्स आपकी वैल्यू चेक होगी, तो स्टेप 4 स्टेप 5 ये आपके बार-बार रिपीट होते जाएंगे, ठीक है, जब तक तमाम आपकी हाइट से चेक आउट नहीं हो जाती, इसलिए स्टेप 4 स्टेप 5। उसके बाद काउंट आपने लिखना है, काउंट में आपकी जो जो काउंट की वैल्यू होती जाएगी वो आपने स्टेप के अकॉर्डिंग लिखते जाना। हाइट्स इसी तरह स्टेप के अकॉर्डिंग तमाम हाइट्स लिखनी है, और जो आप हाइट्स पिक कर रहे हैं हर स्टेप के अंदर वो आपने सिंपल हाइट के टेबल में लिखते जाना है। अब एक चीज याद रखना है, टेबल के अंदर जो आपके पास वैल्यू कोई गिवन ही नहीं है, यानी कि आपके पास वैल्यू कोई गिवन ही नहीं है, तो उसको आपने डॉट से रिप्रेजेंट करना है और डैशेस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप। और जो वैल्यू आपकी चेंज नहीं हो रही, कोई वैल्यू आपकी चेंज नहीं हो रही, तो उसको आपने एम्प्टी रख देना और आपको पता चल जाएगा ये आपकी एम्प्टी वैल्यू, इसमें कोई यानी कि इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कोई भी चेंज ही नहीं आ रही है। तो देखिए स्टेप 1 के अकॉर्डिंग हमारे पास दोनों तीनों टेबल जो तीनों हमारे पास है वो हमारे पास एम्प्टी है, यानी कि एम्प्टी मतलब ये है कि उसमें कोई वैल्यू हमारे पास है नहीं। स्टेप 2 में हमने काउंट की वैल्यू 0 की थी, तो काउंट की वैल्यू की जगह मैंने 0 लिख दी है। स्टेप 3 में हमने ऑल हाइट्स ली थी। स्टेप 4 में हमने पहले हाइट 154 को चेक किया। स्टेप 5 के अंदर 154 के अकॉर्डिंग हम चले तो काउंट की वैल्यू 1 कर दी, तो देखिए स्टेप 5 में हमने काउंट की वैल्यू 1 कर दी। उसके बाद स्टेप 5 में हाइट्स भी कोई नहीं, हाइट चेक भी कोई नहीं। स्टेप 5 के बाद दोबारा फिर स्टेप 4 में गया। स्टेप 4 में फिर सेकंड 140 हमने पिक की, 140 जो थी वो फॉल्स दे रही थी, इंक्रीमेंट कोई नहीं हुआ। स्टेप 5 के अकॉर्डिंग उसकी काउंट की वैल्यू 1 ही रही और बाकी आप होता है। स्टेप 4 में दोबारा में 155 हमने ली, 155 के अकॉर्डिंग ये एलिजिबल है क्योंकि ये 140 और 164 के दरमियान में आता है, तो काउंट की वैल्यू स्टेप 5 के अकॉर्डिंग 2 होगी और आगे सो 164 जब हमने लिया तो 164 144 से भी ग्रेटर है और इसके इक्वल है। देखिए यहाँ पे साइन लगा हुआ है लेस देन इक्वल, तो इक्वल है 164, तो इसका मतलब है दोनों ट्रू, तो काउंट की वैल्यू आपकी क्या होगी 3। अब जब स्टेप 4 पे गए तो नेक्स्ट वैल्यू आ रही है 144, नेक्स्ट वैल्यू क्या आ रही है आपकी 144। अब 144 तो हमारे पास हाइट आ गई। अब ये नुकता आपने ध्यान से समझना है, मैंने आपको स्टार्ट ऑफ द लेक्चर में कहा था कि हमें वो स्टूडेंट्स चाहिए जिनकी हाइट 144 164 के दरमियान, और इसके साथ 144 और 164 भी वो हाइट्स में एलिजिबल है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर इस कंडीशन के अकॉर्डिंग चले तो 144 इज नॉट ग्रेटर देन 144, 165 4 हमारा लेस देन तो है, लेकिन एक फॉल्स एक ट्रू है, तो काउंट की वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी 3। इट्स मींस दैट कि इसने उसने 144 को काउंट नहीं किया, तो ये तो गलत बात है। जहां पे आप देखिए अभी तक हमारे पास कितने स्टूडेंट्स एलिजिबल हुए, 154 वाला एलिजिबल हुआ, ठीक है, 155 वाला एलिजिबल हुआ, 164 वाला एलिजिबल हुआ, 3 स्टूडेंट्स, और चौथा स्टूडेंट्स हमारे पास पिक हो रहा है 144 वाला, लेकिन पिक किया ही नहीं उसने, उसको